नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं 21वीं सदी के एक महानतम वैज्ञानिक की लिखी एक सबसे बेहतरीन किताब के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये कोई और नहीं बल्कि स्टीफन हॉकिंग है और उनकी किताब का नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये किताब हमें यूनिवर्स के उन गहरे रहस्यों के बारे में बताती है जिनके बारे में हम इंसान हमेशा से सोचते आए हैं। यह ब्रह्मांड कैसे बना, इसका अंत कैसे होगा, समय क्या है और क्या हर चीज को समझाने वाला कोई एक ही यूनिवर्सल नियम है। हमने इस शानदार किताब को 7 अध्यायों में बांटा है। 1. ब्रह्मांड के बारे में विचार, आइडिया अबाउट द यूनिवर्स। 2. विस्तार होता ब्रह्मांड, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। 3. ब्लैक होल, ब्लैक होल्स एंड सो ब्लैक, समय की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ टाइम। 6. ब्रह्मांड को एकजुट करना, यूनिफाइंग द यूनिवर्स। 7. हमारा भविष्य। तो बिना किसी देरी के इस अद्भुत किताब में गोता लगाते हैं। हमारा पहला अध्याय है ब्रह्मांड के बारे में विचार। कभी सोचा है रात को आसमान देखते हुए कि ये सब शुरू कैसे हुआ होगा? क्या हमेशा से ऐसा ही था सब कुछ? आज हम इसी सोच के सफर पर निकल रहे हैं। देखते हैं कि यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ कैसे बदली। वेलकम टू द डीप डाइव। हमारे पास है ब्रह्मांड का संक्षिप्त इतिहास यानी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स से जुड़ी कुछ बातें। आज का मिशन ये समझना है कि हम वो चपटी धरती वाली सोच से एक फैलते हुए यूनिवर्स और फिर बिग बैंग तक कैसे पहुंचे। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आसान भाषा में बात हो, जैसे दोस्तों में होती है। हाँ बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ ऑब्जर्वेशंस मतलब चीज़ों को गौर से देखना और फिर नए टूल्स जैसे टेलीस्कोप और जाहिर है कुछ कमाल के दिमागों ने जैसे अरस्तु, कोपरनिकस, न्यूटन, हबल, इन्होंने हमारी सोच को पूरी तरह पलट दिया। ये सिर्फ फैक्ट्स की कहानी नहीं है, ये इंसान की जो जानने की इच्छा है ना, उसकी कहानी है। तो शुरुआत करते हैं अरस्तु से। अरिस्टोटल लगभग 340 बीसी। उन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये साबित भी किया, वो भी बिना किसी आज के जमाने के गैजेट के। हाँ बिल्कुल। जैसे उन्होंने देखा कि चंद्र ग्रहण में धरती की जो छाया पड़ती है चांद पर वो हमेशा गोल होती है। अच्छा। और दूसरा, जैसे कोई यात्री साउथ की तरफ जाए तो उसे ध्रुव तारा, पोल स्टार, आसमान में नीचे और नीचे दिखता जाता है। हाँ ये भी है। और वो जहाज वाला एग्जाम्पल भी तो था। हाँ, कि दूर से जहाज आता है तो पहले उसका मस्तूल मतलब सेल्स दिखते हैं, फिर नीचे का हिस्सा। सीधी सी बात है, अगर धरती चपटी होती तो पूरा जहाज एक साथ दिखता। सही। पर अरस्तु ये मानते थे कि पृथ्वी सेंटर में है। हाँ, वो मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, रुकी हुई है, और सूरज, चांद, तारे सब उसके चक्कर लगा रहे हैं। बाद में टॉलेमी पहली सदी एडी में उन्होंने इस मॉडल को और ज्यादा डिटेल दी। 8 गोले बताए जिनमें सब घूम रहे थे। और ये मॉडल चला भी खूब। हाँ, काफी हद तक ग्रहों के पोजीशन बताने में ठीक था, पर एक गड़बड़ थी इसमें। क्या? इसके हिसाब से चांद का साइज कभी कभी लगभग 2 गुना दिखना चाहिए था, जो असल में होता नहीं है। फिर भी ये मॉडल सदियों तक माना गया। फिर आया एक बड़ा वाला ट्विस्ट 1514 में कोपरनिकस। हाँ, निकोलस कोपरनिकस। उनका आइडिया तो मतलब एकदम रेवोल्यूशनरी था कि पृथ्वी नहीं, सूरज केंद्र में है और पृथ्वी समेत बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल। और उस जमाने में ये कहना आसान नहीं था, इसीलिए शायद शुरू में उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था पब्लिकेशन पर। डर था। इस सोच को जमने में भी तो वक्त लगा होगा। हाँ, करीब 100 साल लग गए। फिर गैलीलियो और केपलर आए जिन्होंने इसे मजबूत सपोर्ट दिया। गैलीलियो ने 1609 में जब टेलीस्कोप बनाया और उससे बृहस्पति, जुपिटर के चांद देखे जो जुपिटर के चक्कर लगा रहे थे। ओहो, मतलब ये प्रूफ था कि जरूरी नहीं सब कुछ पृथ्वी के ही चक्कर लगाएं। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा सबूत था कोपरनिकस के मॉडल के पक्ष में। और केपलर, उन्होंने क्या किया? योहानिस केपलर ने हिसाब लगाया, कैलकुलेशंस की और बताया कि ग्रह गोल नहीं बल्कि अंडाकार मतलब इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं सूरज के चारों ओर। अच्छा, और इससे प्रिडिक्शन सही होने लगी? हाँ, अब ऑब्जर्वेशंस और थ्योरी एकदम मैच होने लगी, पहेली सुलझने लगी थी। पर एक सवाल फिर भी था, ये ग्रह घूम क्यों रहे हैं? मतलब कौन सी चीज इन्हें घुमा रही है? सही सवाल। इसका जवाब मिला 1687 में सर आइजैक न्यूटन। हाँ, ग्रेविटी। बिल्कुल, उनकी लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में हर चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ खींचती है। एक फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी।
ये वही फोर्स है जिससे सेब पेड़ से नीचे गिरता है। और इसी ग्रेविटी की वजह से चांद पृथ्वी के और पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं, वो भी अंडाकार रास्तों पर। कमाल है, मतलब जमीन के नियम और आसमान के नियम एक ही हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी, इसने पूरी सोच बदल दी। पर न्यूटन की थ्योरी से भी एक मुश्किल खड़ी हुई है ना। हाँ, एक सवाल उठा कि अगर सारे तारे एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी ग्रेविटी से, तो वो सब खिंचकर एक जगह जमा क्यों नहीं हो जाते? मतलब सब कुछ कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता? हाँ, सही बात है। तो न्यूटन ने क्या सोचा? न्यूटन का अंदाजा था कि शायद ब्रह्मांड अनंत है, इन्फिनिट है, तो कोई एक सेंटर है ही नहीं जहां सब गिर सकें। हर तरफ से खिंचाव बराबर है शायद। लेकिन ये तर्क बाद में सही नहीं निकला। नहीं, बाद में समझ आया कि ग्रेविटी के नियमों के हिसाब से एक अनंत स्थिर स्टैटिक यूनिवर्स मुमकिन नहीं है, उसे आखिरकार ढह जाना चाहिए। और एक और पहेली थी, ओल्बर्स पैराडॉक्स कहते हैं उसे। वो क्या है? वो ये कि अगर ब्रह्मांड सच में अनंत है और तारे हमेशा से चमक रहे हैं, तो रात का आसमान काला क्यों है? उसे तो सूरज की तरह रोशन होना चाहिए था, हर दिशा में तारे ही तारे। अरे हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। इसका एक ही मतलब हो सकता था, या तो ब्रह्मांड अनंत नहीं है, या फिर तारे हमेशा से नहीं चमक रहे हैं, उनकी कोई शुरुआत हुई है। तो क्या ब्रह्मांड की शुरुआत हुई? ये सवाल तो फिर फिलॉसफी और धर्म का ज्यादा लगता है। हाँ, सदियों तक यही था। कुछ लोग मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से है, अनादि है। कुछ मानते थे कि इसे किसी शक्ति ने बनाया है, एक निश्चित समय पर। सेंट ऑगस्टिन ने एक दिलचस्प तर्क दिया था कि हम देख रहे हैं सभ्यता, सिविलाइजेशन तरक्की कर रही है, हमें याद है कि कौन सी खोज किसने की, कौन सा शहर किसने बसाया। इसका मतलब इंसान और शायद ब्रह्मांड भी बहुत ज्यादा पुराने नहीं हो सकते। अगर हमेशा से होते तो हम अब तक कहीं ज्यादा आगे नहीं बढ़ चुके होते। दिलचस्प पॉइंट है। लेकिन असली साइंटिफिक मोड़ आया 1929 में, एडविन हबल। हबल टेलीस्कोप वाले? नहीं, ये वो व्यक्ति हैं जिनके नाम पर रखा गया। हाँ, एडविन हबल, खगोल शास्त्री। उन्होंने देखा कि जो दूर की आकाशगंगाएं हैं, गैलेक्सीज, वो हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी ज्यादा दूर है उतनी ही तेजी से दूर जा रही हैं। मतलब ब्रह्मांड फैल रहा है, जैसे कोई गुब्बारा फुला रहा हो। बिल्कुल सही। जैसे गुब्बारे पर लगे डॉट्स फूलने पर एक दूसरे से दूर जाते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज दूर जा रहे हैं, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो अगर हम समय में पीछे जाएं, रिवाइंड करें, तो सब चीजें एक दूसरे के करीब आती जाएंगी। हाँ, और पीछे और पीछे। तो एक ऐसा वक्त रहा होगा, आज से लगभग 10 से 20 अरब साल पहले, जब सब कुछ एक ही जगह पर था। हाँ, एक ही बिंदु पर, बेहद छोटा, इन्फिनिटली स्मॉल, और बेहद घना, इन्फिनिटली डेंस। और इसी को कहते हैं बिग बैंग। बिल्कुल, यही है बिग बैंग थ्योरी का आधार। इस खोज ने ब्रह्मांड की शुरुआत के सवाल को फिलॉसफी से खींचकर साइंस के दायरे में ला दिया। और हो सकता है कि बिग बैंग वो क्षण हो जब खुद समय की शुरुआत हुई हो। समय की शुरुआत। हाँ, तो उससे पहले क्या था, ये सवाल शायद फिजिक्स के नजरिए से मायने ही न रखे, क्योंकि अगर समय ही नहीं था तो पहले का क्या मतलब, और उसका कोई असर हम आज देख भी नहीं सकते। वाह, तो देखा आपने कहां से कहां आ गई हमारी समझ। एक चपटी धरती की सोच, फिर धरती केंद्र में, फिर सूरज केंद्र में, फिर ग्रेविटी की समझ, और अब एक फैलता हुआ ब्रह्मांड जिसकी शुरुआत बिग बैंग से हुई। हाँ, अरस्तु की गोल पृथ्वी की दलीलों से शुरू होकर हबल की दूर जाती आकाशगंगाओं की खोज तक, ये जानना कि ब्रह्मांड स्टैटिक नहीं है बल्कि डायनामिक है, बदल रहा है, फैल रहा है, और इसकी एक शुरुआत थी, ये हमारी सोच को बहुत गहराई से बदल देता है। ये सिर्फ ब्रह्मांड की कहानी नहीं है, ये इसमें हमारी अपनी जगह को समझने की कहानी भी है। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही, पर ये सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, अगर समय की भी शुरुआत बिग बैंग से हुई तो इसका असल में मतलब क्या है? इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ द डीप डाइव में। पिछली बार हमने स्टीफन हॉकिंग की किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के पहले अध्याय में यूनिवर्स के बारे में पुराने विचारों को समझा था कि कैसे लोग सोचते थे कि यह स्थिर है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब हम अपने दूसरे अध्याय में चलेंगे जो इस पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। विस्तार होता यूनिवर्स, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। कभी रात में आसमान को देखकर ऐसा लगा है कि बस यही है सब कुछ, हमारी अपनी आकाशगंगा, मतलब मिल्की वे। पर क्या हो अगर ये कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो,
आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे गहरे राज पर बात करेंगे जिसने हमारी पूरी सोच ही बदल दी। हमारे स्रोत बताते हैं कि कैसे हमें पता चला कि ये ब्रह्मांड शांत और स्थिर नहीं है बल्कि लगातार फैल रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये जानना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि ये सिर्फ वैज्ञानिकों की बात नहीं है। ये कहानी तो हमारी अपनी जगह की है इस विशाल फैलते हुए ब्रह्मांड में। आज हम देखेंगे कि कैसे दूर टिमटिमाती आकाशगंगाओं की रोशनी हमें उनके और इस ब्रह्मांड के बारे में काफी कुछ बताती है। हाँ, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। जी। तो पहले तो यही माना जाता था, है ना, कि हमारी मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ बस यही है। लेकिन 1924 में एडविन हबल नाम के एक खगोल शास्त्री ने कुछ ऐसा देखा जिसने सब बदल दिया। उन्होंने बताया कि अरे नहीं, हमारी आकाशगंगा अकेली नहीं है, ऐसी तो लाखों करोड़ों और आकाशगंगाएं हैं जिनके बीच बहुत ज्यादा खाली जगह है। मतलब ब्रह्मांड अचानक से बहुत बहुत ही बड़ा हो गया। हाँ, बहुत बड़ा। और उनकी दूरी नापना वो एक बड़ी चुनौती थी। तो हबल ने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका निकाला। उन्होंने देखा कि कुछ खास तरह के तारे होते हैं, सेफॉइड वेरिएबल्स कहते हैं उन्हें, जिनकी अपनी असली चमक मतलब लुमिनोसिटी वो हमेशा एक जैसी रहती है। अब वो तारा हमें कितना धुंधला दिख रहा है, यानी उसकी अपैरेंट ब्राइटनेस कितनी कम है, उससे उसकी दूरी का अंदाजा लग जाता है। जैसे कोई 100 वॉट का बल्ब अगर बहुत दूर रखा हो तो कम रोशन दिखेगा ना, बस वैसा ही कुछ। अच्छा, ये तो कमाल का तरीका था। फिर जब वैज्ञानिकों ने दूसरी आकाशगंगाओं से आती रोशनी का विश्लेषण किया, मतलब स्पेक्ट्रम एनालिसिस, तो एक और अजीब चीज सामने आई। क्या चीज? उनकी रोशनी के रंग वो स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरफ खिसके हुए थे, मतलब रेड शिफ्ट जिसे कहते हैं। हाँ, रेड शिफ्ट। इसका सीधा मतलब था कि वो आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए कोई एम्बुलेंस पास आती है तो उसका सायरन तेज लगता है और दूर जाती तो धीमा, थोड़ा पिच में बदलाव सुनाई देता है। वो डॉपलर इफेक्ट होता है। रोशनी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कोई चीज हमसे दूर जाती है तो उसकी प्रकाश तरंगे, लाइट वेव्स, वो खिंच जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, और लंबी तरंगे मतलब स्पेक्ट्रम में लाल रंग की ओर खिसकना, रेड शिफ्ट। और यहाँ बात और भी ज्यादा रोचक हो जाती है। हबल ने 1929 में एक और कमाल की खोज की। उन्होंने पाया कि जो आकाशगंगा हमसे जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही ज्यादा तेजी से हमसे दूर भाग रही हैं। ये तो वाकई चौंकाने वाला था। स्पेस खुद फैल रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक गुब्बारे पर हम कुछ डॉट्स बना दें। अब जब आप गुब्बारा फुलाते हैं तो क्या होता है, सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, है ना? और जो डॉट्स पहले से ज्यादा दूर थे वो और भी तेजी से दूर जाते हुए दिखते हैं। और देखिए, इस फैलाव का कोई एक केंद्र, कोई सेंटर नहीं है। गुब्बारे की सतह की तरह हर बिंदु हर दूसरे बिंदु से दूर जा रहा है। तो अगर सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है, फैल रहा है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बहुत पहले अतीत में कभी सब कुछ एक साथ बहुत पास पास रहा होगा, एक ही जगह पर? हाँ, तर्क तो यही कहता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। और इसी सोच ने हमें बिग बैंग सिद्धांत तक पहुंचाया। ऐसा माना जाता है कि करीब 13 से 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड का सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, सब कुछ एक बेहद गर्म और बहुत ही ज्यादा घनी अवस्था में एक बिंदु पर जमा था, और वहीं से, उसी बिंदु से ये फैलाव शुरू हुआ। इसी को बिग बैंग या महाविस्फोट कहते हैं। ये हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन क्या इस बिग बैंग का कोई ठोस सबूत भी है, या ये बस एक थियरी है, एक अंदाजा? नहीं, इसका एक बहुत मजबूत सबूत है, बल्कि इसे बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। 1965 में दो वैज्ञानिक थे, पेंजियस और विल्सन। वो असल में कुछ और स्टडी कर रहे थे, पर संयोग से उन्हें एक बहुत हल्की गर्मी मिली, एक तरह की माइक्रोवेव रेडिएशन। और ये रेडिएशन पूरे आसमान में हर दिशा से बिल्कुल एक जैसी आ रही थी। ये दरअसल उस शुरुआती बेहद गर्म बिग बैंग की बची हुई गूंज या कह लें राख जैसी है, जो अरबों सालों के फैलाव में ठंडी होकर माइक्रोवेव्स बन गई है। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहते हैं। सोचिए, अरबों साल पुरानी गूंज जिसे हम आज भी डिटेक्ट कर सकते हैं। वाह, ये तो अद्भुत है। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये ब्रह्मांड, क्या ये हमेशा ऐसे ही फैलता रहेगा, या फिर कभी गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी इसे वापस खींचकर सिकोड़ देगा, एक बिग क्रंच जैसा कुछ? ये एक बड़ा सवाल है।
और इसका जवाब इस पे निर्भर करता है कि ब्रह्मांड में कुल कितना सामान है, मतलब पदार्थ और ऊर्जा, और ये कितनी तेजी से फैल रहा है। ग्रेविटी जो है वो फैलाव को धीमा करने की कोशिश करती है, सब चीजों को पास खींचने की कोशिश करती है। अभी तक जो सबूत मिले हैं वो इशारा करते हैं कि ये फैलाव शायद हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि हमें जितना पदार्थ दिखाई देता है, तारे, आकाशगंगाएं वगैरह, वो इस फैलाव को रोकने के लिए, मतलब ग्रेविटी के जरिए रोकने के लिए काफी नहीं लगता। लेकिन इसमें एक पेंच है ना, वो रहस्यमयी चीज जिसे डार्क मैटर कहते हैं, जिसके बारे में सुना है कि उसे हम देख नहीं सकते पर उसकी ग्रेविटी का असर महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। डार्क मैटर और उससे भी ज्यादा रहस्यमयी डार्क एनर्जी, ये दोनों मिलकर ब्रह्मांड के भविष्य की पहेली को और ज्यादा उलझा देते हैं। माना जाता है कि ये दोनों ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 95% हिस्सा हैं, पर हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये असल में कितने हैं और क्या हैं, ये जानना ब्रह्मांड के अंत को समझने के लिए बेहद जरूरी है। ये अभी भी विज्ञान के बड़े सवालों में से एक है। तो एक शांत स्थिर ब्रह्मांड की सोच से लेकर लगातार फैलते हुए ब्रह्मांड और बिग बैंग तक का ये सफर वाकई हमारी समझ कितनी बदल गई है। हाँ बिल्कुल, हमने तारों की चमक से दूरी नापी, उनकी रोशनी के रंग यानी रेड शिफ्ट से उनकी रफ्तार जानी, और फिर अरबों साल पहले हुए महाविस्फोट की वो धीमी गूंज CMB, उसको भी सुन लिया। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये डार्क मैटर आखिर है क्या चीज? क्या ब्रह्मांड हमेशा फैलता ही रहेगा या कुछ और मोड़ आएगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस अनंत विशाल ब्रह्मांड में अभी और कितने गहरे रहस्य खुलने बाकी हैं। पहले हमने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य में से एक को समझा कि हमारा ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, एक्सपैंडिंग यूनिवर्स, और इसका मतलब है कि इसकी एक शुरुआत थी जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। अब हम इस विस्तार करते ब्रह्मांड के एक और सबसे अजीब और रहस्यमयी हिस्से की ओर चलेंगे। हमारा अगला अध्याय है ब्लैक होल। नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड की एक बड़े ही अजीब और दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं, ब्लैक होल। सोचिए, कोई ऐसी चीज जिसकी ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा हो कि लाइट, रोशनी भी उससे बाहर न निकल सके। हमारे पास ब्लैक होल का रहस्य उद्घाटन किताब के कुछ हिस्से हैं और आज हम इन्हीं के जरिए ब्लैक होल की कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये ब्लैक होल का जो आइडिया है ये नया नहीं है वैसे। लेकिन इसको सही से समझने के लिए हमें मॉडर्न साइंस और खास तौर पर आइंस्टाइन की थ्योरीज, उनकी जरूरत पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, तो सबसे पहले ये ख्याल आया कहाँ से कि कोई तारा इतना भारी, इतना घना हो कि उसकी ग्रेविटी लाइट को ही पकड़ ले? मैंने सुना है कि ये काफी पुराना आइडिया है। हाँ, 1783 में जॉन मिचेल ने ये बात सोची थी, पर उस वक्त मतलब न्यूटन के जमाने में ये समझना मुश्किल था कि ग्रेविटी लाइट पे असर कैसे डालेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड तो फिक्स होती है ना? हाँ, ये बात तो है। खिंचाव नहीं, बल्कि भारी चीजों की वजह से स्पेस और टाइम का मुड़ जाना है, और लाइट भी उसी मुड़े हुए रास्ते पर चलती है। अच्छा, तो आइंस्टीन ने समझाया कि ग्रेविटी लाइट का रास्ता मोड़ सकती है। हाँ। पर ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं? इसके लिए शायद हमें तारों की लाइफ साइकिल समझनी पड़ेगी। एकदम सही। तारे असल में गैस के, ज्यादातर हाइड्रोजन के बहुत बड़े बड़े बादल होते हैं। वो अपनी ही ग्रेविटी से सिकुड़ने लगते हैं। सिकुड़ते हैं? हाँ, और जैसे जैसे वो सिकुड़ते हैं, अंदर गैस गर्म होती जाती है और फिर न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। आप समझ लीजिए एक तरह का कंट्रोल किया हुआ हाइड्रोजन बम। ओहो। इससे जो गर्मी और दबाव बनता है ना, वो ग्रेविटी को बैलेंस करता है, तारे को और सिकुड़ने से रोकता है। जैसे गुब्बारे में हवा उसे फुलाए रखती है, बिल्कुल वैसे। समझी। लेकिन अगर तारे का ये न्यूक्लियर फ्यूल, ये ईंधन खत्म हो जाए तब क्या? यहीं पर शायद वो भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनका काम इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। 1928 में चंद्रशेखर ने हिसाब लगाया। उन्होंने बताया कि अगर किसी ठंडे पड़ चुके तारे का मास मतलब वजन हमारे सूरज के वजन से लगभग 1.5 गुना ज्यादा हो। 1.5 गुना? हाँ, जिसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। अगर उससे ज्यादा हो तो तारे के अंदर का दबाव उसकी अपनी ग्रेविटी को रोक नहीं पाएगा। वो तारा बस
सिकुड़ता ही चला जाएगा। और जिन तारों का वजन इस लिमिट से कम होता है उनका क्या होता है? वो सिकुड़कर व्हाइट ड्वार्फ बन सकते हैं। ये धरती जितने साइज के पर बहुत भारी तारे होते हैं। या फिर न्यूट्रॉन स्टार बन सकते हैं। ये तो और भी कमाल है, सिर्फ एक शहर जितने बड़े पर वजन सूरज से भी ज्यादा। वाह! तो व्हाइट ड्वार्फ और न्यूट्रॉन स्टार भी बनते हैं, लेकिन जो तारे चंद्रशेखर लिमिट से भारी हैं वो सिकुड़ते ही जाते हैं। तो फिर हाँ, उनका सिकुड़ना रुकता नहीं। ग्रेविटी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि वो अपने आसपास स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देती है कि एक बाउंड्री बन जाती है। इसे कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन ये क्या है? कोई दीवार जैसी चीज? नहीं, दीवार नहीं, ये एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। स्पेस टाइम में खींची एक लक्ष्मण रेखा समझिए। अगर कोई चीज, कोई स्पेसशिप या लाइट भी इस बाउंड्री के अंदर चली गई तो वो कभी बाहर नहीं आ सकती। कभी नहीं? कभी नहीं। यही है ब्लैक होल। जैसे कोई बहुत बड़ा झरना हो, वाटरफॉल। एक बार पानी किनारे से नीचे गिर गया तो वापस ऊपर नहीं आ सकता। अच्छा, तो अगर हम किसी तारे को ब्लैक होल बनते हुए देखें, सोर्स में एक एस्ट्रोनॉट का उदाहरण दिया था, वो कैसा दिखेगा? हाँ, बड़ा दिलचस्प सवाल है। मान लीजिए एक एस्ट्रोनॉट उस तारे पर है जो ब्लैक होल बनने वाला है और वो हर सेकंड हमें सिग्नल भेज रहा है। जैसे जैसे तारा सिकुड़ेगा और इवेंट होराइजन के पास पहुंचेगा, हमें उसके सिग्नल देर से मिलने लगेंगे। देर से? हाँ, और सिग्नल की लाइट लाल होती जाएगी, धुंधली होती जाएगी। और जैसे ही वो एस्ट्रोनॉट इवेंट होराइजन को पार करेगा, सिग्नल आने बंद हो जाएंगे। वो तारा हमें दिखना बंद हो जाएगा, गायब। गायब? जैसे उस तारे पे टाइम ही रुक गया हो हमारे लिए। बिल्कुल, यही तो रिलेटिविटी का कमाल है। और मजे की बात यह है कि एक बार ब्लैक होल बन गया ना, तो वो बहुत सिंपल हो जाता है। एक कहावत है अंग्रेजी में, अ ब्लैक होल हैज नो हेयर। बाल नहीं होते, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ब्लैक होल बनने के बाद वो तारा पहले किस चीज से बना था, हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, ये सारी जानकारी मिट जाती है हमेशा के लिए। हम बाहर से सिर्फ उसका कुल मास यानी वजन और उसकी रोटेशन मतलब घूमने की रफ्तार, बस यही जान सकते हैं। बाकी सब खत्म। अरे, सारी पहचान खो देता है वो। इसका कोई सबूत है हमारे पास कि सच में ब्लैक होल होते हैं? हाँ बिल्कुल, एक बहुत मजबूत सबूत है सिग्नस X1 नाम का सिस्टम। वहां एक तारा है जो हमें दिखता है और वो किसी अनदेखी बहुत भारी चीज का चक्कर लगा रहा है। अनदेखी चीज? हाँ, और उस अनदेखी चीज के पास से बहुत तेज एक्सरेज आ रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अनदेखी चीज एक ब्लैक होल है जो पास वाले तारे से गैस खींच रहा है। और वो गैस ब्लैक होल में गिरने से पहले इतनी गर्म हो जाती है कि एक्सरेज छोड़ने लगती है। अच्छा, तो एक्सरेज से पता चला। और वो पल्सार्स वाली खोज का क्या? उससे भी तो ऐसे घने ऑब्जेक्ट्स के होने का पता चला था ना, वो एलजीएम वाली कहानी। हाँ, वो भी बड़ा मजेदार किस्सा है। 1967 में जॉसलिन बेल ने आसमान से आते हुए बड़े नियमित टिक 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 जैसे रेडियो सिग्नल पकड़े। किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है, तो मजाक में कहने लगे कि शायद ये एलजीएम यानी लिटिल ग्रीन मैन भेज रहे हैं। छोटे हरे आदमी? हाँ, पर बाद में पता चला कि ये तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जिन्हें पल्सर्स कहते हैं। इस खोज ने ये साबित कर दिया कि तारे वाकई इतने ज्यादा सिकुड़ सकते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार बन जाएं। इससे ब्लैक होल बनने का आइडिया और भी पक्का हो गया। तो कुल मिला के हमने आज ये समझा कि ब्लैक होल तब बनते हैं जब बहुत भारी तारों का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो अपनी ही जबरदस्त ग्रेविटी से सिकुड़ जाते हैं। एक इवेंट होराइजन बन जाता है जिसके पार से लाइट भी नहीं आ सकती। और हम उन्हें सीधे तो नहीं देख सकते, पर सिग्नस X1 जैसे सिस्टम्स में उनके असर से, उनकी ग्रेविटी से पहचान सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल और छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुत छोटे, मतलब परमाणु जितने छोटे ब्लैक होल ब्रह्मांड की शुरुआत में बिग बैंग की ठीक बाद बने हों? इन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहते हैं। बिग बैंग के टाइम पर? हाँ, जब यूनिवर्स बहुत गर्म और घना था। और सोर्स ये भी इशारा करता है कि शायद ये पूरी तरह ब्लैक ना हो सकता है क्वांटम इफेक्ट्स की वजह से ये हल्की गर्मी या रोशनी छोड़ते हों और शायद धीरे धीरे खत्म भी हो जाते हों। ब्रह्मांड की रहस्य वाकई हमें हमेशा और जानने के लिए उकसाते रहते। हमने ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल्स के बारे में जाना था। हमने समझा कि कैसे ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि रोशनी भी इनसे बच नहीं पाती। अब आपके मन में शायद वही सवाल होगा जो पिछली बार मैंने छोड़ा था। अगर ब्लैक होल इतने काले होते हैं और इनसे कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, तो वैज्ञानिक उन्हें देखते कैसे हैं?
और क्या सच में उनसे कुछ भी बाहर नहीं आता? इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारा अगला अध्याय है ब्लैक होल कभी काले नहीं होते। ब्लैक होल्स एंड सो ब्लैक। क्या ब्लैक होल मतलब सच में पूरी तरह से काले होते हैं, एकदम ब्लैक? हाँ। या उनमें भी कोई राज छुपा हो सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इसी से जुड़ी है स्टीफन हॉकिंग की वो कमाल की खोज। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। हॉकिंग की एक ऐसी डिस्कवरी जिसने ब्लैक होल्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। और हम कोशिश करेंगे कि इसे एकदम आसान भाषा में समझें, जैसे किसी 8वीं क्लास के स्टूडेंट को समझा रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये ब्लैक होल आखिर है क्या? आप ऐसे सोचिए कि स्पेस में, अंतरिक्ष में एक जगह है जहां ग्रेविटी मतलब खिंचाव इतना ज्यादा कि लाइट, रोशनी भी उससे बचकर बाहर नहीं निकल सकती, वो बस खिंच जाती है अंदर। ओके, और उसकी एक बाउंड्री होती है ना, इवेंट होराइजन। हाँ, इवेंट होराइजन। इसे आप एक लक्ष्मण रेखा समझ लीजिए। मतलब एक बार पार कर लिया तो वापसी नामुमकिन। अच्छा। और यहीं से हॉकिंग की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। साल था 1970। उन्हें अचानक एक ख्याल आया कि ये जो इवेंट होराइजन का एरिया है, क्षेत्रफल, वो कभी कम नहीं हो सकता। मतलब या तो वो उतना ही रहेगा या फिर बढ़ेगा। अच्छा। बढ़ेगा कब? जैसे अगर कोई चीज उसमें गिर जाए, कोई तारा या कुछ। हाँ, या तो कोई मैटर या रेडिएशन उसमें गिरे या फिर दो ब्लैक होल आपस में मिल जाएं। अब ये बात मतलब एरिया का बढ़ना, ये एक दूसरी चीज की तरह लगता है, एंट्रोपी, वो जो डिसऑर्डर या गड़बड़ी का माप होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे अपना कमरा है, अगर सफाई ना करो तो चीजें अपने आप फैलती जाती है ना। एकदम सही उदाहरण है। या जैसे परफ्यूम की शीशी खोल दो तो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, वो एक कोने में नहीं रहती। चीजें अपने आप ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं। ये तो यूनिवर्स का एक बेसिक नियम है, थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहते हैं इसे। बिल्कुल। अब यहीं एक पजल खड़ा हो गया। सोचिए, अगर हम कोई ऐसी चीज जिसमें खूब सारी एंट्रोपी हो, मान लीजिए गैस का एक डब्बा, उसे ब्लैक होल में फेंक दें तो बाहर की दुनिया में तो एंट्रोपी कम हो गई, वो तो ब्लैक होल के अंदर चली गई। क्या ये यूनिवर्स के नियम का उल्लंघन है? ये तो गड़बड़ है। यहीं पर जेकब बेकिनस्टीन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बड़ा हिम्मत वाला आइडिया दिया। क्या आइडिया था? उन्होंने कहा, क्या हो अगर इवेंट होराइजन का एरिया ही ब्लैक होल की एंट्रोपी हो? मतलब एरिया ही एंट्रोपी है। हाँ। तो जब वो गैस का डब्बा अंदर गिरा, एंट्रोपी अंदर गई, लेकिन साथ ही ब्लैक होल का एरिया बढ़ गया, तो दुनिया की टोटल एंट्रोपी कम नहीं हुई। अरे वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट आइडिया है। था तो क्रांतिकारी, पर एक दिक्कत थी। अगर ब्लैक होल में एंट्रोपी है तो उसका कुछ टेम्परेचर भी होना चाहिए। टेम्परेचर? हाँ, और गर्म चीजें तो रेडिएट करती हैं, उनमें से गर्मी निकलती है, रोशनी निकल सकती है, जैसे गर्म लोहा चमकता है। पर ब्लैक होल, उनसे तो कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। यही तो उनकी पहचान है। तो हॉकिंग भी शुरू में इस आइडिया के सख्त खिलाफ थे। बिल्कुल। लेकिन फिर 1973 में जब वो क्वांटम मैकेनिक्स के अजीबोगरीब नियमों पर सोच रहे थे। क्वांटम मैकेनिक्स? हाँ, जो बहुत छोटी चीजों की दुनिया को समझाती है। हाँ। उसी के बारे में सोचते हुए उन्हें एक ऐसी चीज पता चली जिसने फिजिक्स की दुनिया में हलचल मचा दी। क्या पता चला? उन्हें एहसास हुआ कि ब्लैक होल असल में पूरी तरह काले हैं ही नहीं, वो सचमुच रेडिएट करते हैं, जैसे कि वो गर्म हो। क्या रेडिएट करते हैं? लेकिन कैसे? इवेंट होराइजन से तो कुछ बाहर नहीं आ सकता। यही तो कमाल है क्वांटम मैकेनिक्स का। देखिए, जिसे हम खाली जगह समझते हैं, एम्प्टी स्पेस, वो असल में खाली नहीं होती। खाली नहीं होती मतलब? उसमें लगातार एनर्जी के छोटे छोटे कणों के जोड़े बनते और तुरंत खत्म होते रहते हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स कह सकते हैं। एक में पॉजिटिव एनर्जी, दूसरे में नेगेटिव। अच्छा, तो इनका ब्लैक होल से क्या लेना देना? अब सोचिए, इवेंट होराइजन के बिल्कुल किनारे पे क्या हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इन जोड़ों में से नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर गिर जाता है। ओके। और वहीं रह जाता है। लेकिन उसका साथी जो पॉजिटिव एनर्जी वाला पार्टिकल था, वो अब अकेला बच गया। वो बाहर निकल जाता है, स्पेस में भाग जाता है। अरे। और यही बाहर निकला हुआ पॉजिटिव एनर्जी वाला पार्टिकल हमें रेडिएशन के तौर पे दिखता है। यही है हॉकिंग रेडिएशन। कमाल है। तो मतलब ब्लैक होल से लगातार एनर्जी बाहर निकल रही है? हाँ, और आइंस्टीन का जो फेमस फॉर्मूला है E = mc², एनर्जी और मास बराबर है। सही। तो अगर एनर्जी बाहर निकल रही है तो इसका मतलब है कि ब्लैक होल का मास, उसका वजन कम हो रहा है। तो ब्लैक होल सिकुड़ रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे।
और जैसे जैसे उनका मास कम होता है वो और गर्म होते जाते हैं और तेजी से रेडिएट करने लगते हैं। और आखिर में क्या होता है? आखिर में मतलब अरबों खरबों साल बाद वो इतने छोटे और इतने गर्म हो जाते हैं कि शायद एक आखिरी बड़े धमाके के साथ पूरी तरह गायब हो जाते हैं। गायब? मतलब ब्लैक होल हमेशा के लिए नहीं होते? लगता तो यही है, वो भी खत्म हो सकते हैं। क्या ये सभी ब्लैक होल के साथ ऐसा ही होता है? देखिए, जो बहुत बड़े ब्लैक होल हैं, सूरज से लाखों करोड़ों गुना बड़े, वो इतने ठंडे होते हैं कि उन्हें इस तरह खत्म होने में यूनिवर्स की उम्र से भी कहीं बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। ओह, लेकिन एक थियरी है कि शायद यूनिवर्स की शुरुआत में बिग बैंग के ठीक बाद बहुत छोटे छोटे ब्लैक होल्स भी बने हों, प्रिमोर्डियल ब्लैक होल। अच्छा। वो बहुत छोटे होंगे तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। वो शायद आज भी एक्स रेज और गामा रेज छोड़ रहे हों। उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर अगर मिल गए तो नोबेल प्राइज पक्का। हाँ, शायद। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि ब्लैक होल उतने ब्लैक नहीं है जितने हम सोचते थे, और ना ही वो हमेशा रहने वाले हैं। वो धीरे धीरे रेडिएशन छोड़कर कह सकते हैं पिघल सकते हैं। और ये खोज इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये यूनिवर्स को समझने के दो सबसे बड़े आइडियाज को जोड़ती है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी और बड़ी चीजों को देखती है, और क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटी सब एटॉमिक दुनिया को समझाती है। इन दोनों को एक साथ लाना फिजिक्स की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। बताइए। क्वांटम मैकेनिक्स शायद ब्लैक होल के अंदर जो सिंगुलैरिटी होती है, वो अनंत घनत्व वाला पॉइंट जहां सारे नियम टूट जाते हैं, उसे खत्म कर देती है। तो क्या ये यूनिवर्स की शुरुआत में जो बिग बैंग सिंगुलैरिटी थी, उसे भी खत्म कर सकती है? ओह, अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि यूनिवर्स की शुरुआत उतनी अजीब या रहस्यमयी नहीं थी? और इसका हमारी फ्री विल, मतलब अपनी मर्जी से फैसले लेने की आजादी पर क्या असर पड़ता है? सोचने वाली बात है ना? हमने स्टीफन हॉकिंग की एक अद्भुत खोज के बारे में जाना था कि ब्लैक होल भी पूरी तरह काले नहीं होते, बल्कि हॉकिंग रेडिएशन के जरिए धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोते हैं और एक दिन खत्म हो जाते हैं। ये विचार ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझाता है। नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सारी कायनात, आखिर ये शुरू कैसे हुई? और मतलब इसका भविष्य क्या है? क्या कोई अंत है? हमारे पास कुछ वैज्ञानिक लेख हैं जो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये कहा जाता है कि सब कुछ एक बहुत ही छोटे और बहुत ज़्यादा गर्म बिंदु से शुरू हुआ। इसे हॉट बिग बैंग मॉडल कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। ये मॉडल यही बताता है कि शुरुआत में ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था, बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा होता गया। ठंडा होता गया। हाँ, सोचिए, जैसे मान लीजिए उबलता हुआ पानी है, उसे आप चूल्हे से उतार दें तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है ना? बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, तो इस ठंडे होने के दौरान क्या हुआ? मतलब कुछ खास चीजें हुई होंगी? हाँ, बिल्कुल। शुरुआती कुछ सेकंड्स और मिनटों में ही बहुत अहम चीजें हुई। जैसे ही तापमान थोड़ा गिरा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण, पार्टिकल्स, वो बन गए। ओके। फिर लगभग 100 सेकंड बाद ये कण आपस में जुड़कर पहले परमाणु नाभिक, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाने लगे। इनमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक थे। हाइड्रोजन और हीलियम, जो आज भी सबसे ज्यादा हैं। हाँ, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि आज ब्रह्मांड में इनकी जितनी मात्रा हमें दिखती है, वो इस हॉट बिग बैंग मॉडल के अनुमानों से एकदम सटीक मेल खाती है। अरे वाह! ये इस मॉडल के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है एक तरह से। फिर लाखों साल गुजरे, ब्रह्मांड और ठंडा हुआ, तब जाकर इलेक्ट्रॉन इन नाभिकों के साथ जुड़ पाए और पूरे परमाणु यानी एटम्स बने। तो पहले नाभिक बने, फिर लाखों साल बाद पूरे एटम्स बने। सही। और फिर ये तारे और गैलेक्सीज, ये सब कैसे वजूद में आए? देखिए, हुआ ये कि जहां जहां पदार्थ, मतलब मैटर, थोड़ा ज्यादा जमा हो गया था, वहां गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी ने उसे और पास खींचना शुरू कर दिया। अच्छा, ग्रेविटी ने अपना काम किया। हाँ, तो इन जगहों का जो फैलना था वो धीमा हुआ, फिर वो सिकुड़ने लगे और साथ ही घूमने भी लगे। जैसे कोई आइस स्केटर होता है ना, घूमते हुए अपने हाथ अंदर खींचता है तो उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। हाँ, देखा है। बस वैसे ही इसी तरह ये घूमती हुई गैलेक्सीज बन गई। अच्छा, गैलेक्सीज और तारे। हाँ, तो इन्हीं गैलेक्सीज के अंदर गैस के जो बादल थे वो और सिकुड़े,
सिकुड़ते सिकुड़ते इतने गर्म हो गए कि उन्हें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गए। न्यूक्लियर रिएक्शन? हाँ, और इसी से तारे पैदा हुए, जैसे हमारा अपना सूरज है। हमारा सूरज भी ऐसे ही बना? बिल्कुल। और जो तारे बहुत बड़े थे, जिनका मास ज्यादा था, उनका ईंधन जल्दी खत्म हो गया और वो एक जबरदस्त धमाके में फट गए। इसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा सुना इसके बारे में। हाँ, तो इन सुपरनोवा धमाकों ने कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा जैसे भारी तत्व, हैवी एलिमेंट्स बनाए और उन्हें पूरी गैलेक्सी में फैला दिया। सच तो ये है कि हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी और हम सब एक तरह से उन्हीं पुराने मर चुके तारों की राख से बने हैं। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हम सब तारों की धूल हैं, है ना? लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि इस हॉट बिग बैंग मॉडल में कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ अनसुलझे सवाल। हाँ, है। जैसे कि ब्रह्मांड शुरू में ही इतना ज्यादा गर्म क्यों था? ये कहां से आई इतनी गर्मी? और ये भी कि ब्रह्मांड हर दिशा में देखने पर इतना एक जैसा, इतना यूनिफॉर्म क्यों लगता है? सही। और एक और बात, इसके फैलने की जो रफ्तार है वो इतनी सटीक कैसे है? मतलब इतनी परफेक्ट कि ये ना तो वापस सिकुड़ गया गुरुत्वाकर्षण से और ना ही इतनी तेजी से फैला कि सब कुछ बिखर कर खाली हो जाता। आपने बिल्कुल सही मुद्दे उठाए हैं। ये कुछ बड़ी पहेलियां थीं हॉट बिग बैंग मॉडल के लिए, और यहीं पर इन्फ्लेशनरी मॉडल का आइडिया आता है। इन्फ्लेशनरी मॉडल। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई? हाँ, नहीं, वो वाली महंगाई नहीं। यहाँ इन्फ्लेशन का मतलब है बहुत तेजी से फैलना, विस्तार होना। ये सिद्धांत कहता है कि शुरुआत के एक बहुत ही छोटे से पल में, एक सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से में ब्रह्मांड ने कल्पना से भी परे तेजी से विस्तार किया, इन्फ्लेट हुआ। इतनी तेजी से? हाँ, जैसे किसी गुब्बारे को आप अचानक से फुला दें तो उसकी सतह की सिलवटें एकदम सपाट हो जाती हैं, खिंच जाती हैं। हाँ, हो जाती है। बस वैसे ही इस इन्फ्लेशन ने शुरुआत की जो छोटी मोटी ऊंच नीच थी, असमानताएं थी, उनको खींचकर इतना बड़ा कर दिया कि ब्रह्मांड बड़े पैमाने पर बिल्कुल एक जैसा यूनिफॉर्म दिखने लगा। ओह, तो उसने यूनिफॉर्मिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ, और फैलने की रफ्तार वाली भी। इन्फ्लेशन ने उसे बिल्कुल सही मान पर सेट कर दिया। ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है या ये बस एक थ्योरी है? नहीं, इसके पक्ष में सबूत है। जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है, मतलब वो बिग बैंग की जो गूंज आज भी बची है, उसमें जो पैटर्न देखे गए हैं वो इन्फ्लेशन के अनुमानों से काफी अच्छे से मेल खाते हैं। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, इन्फ्लेशन शायद ये भी समझा सकता है कि ये जो इतना सारा पदार्थ है ब्रह्मांड में, ये आया कहाँ से? ये भी तो सवाल है। एक विचार ये है कि ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी, वो असल में शून्य है, 0। शून्य कैसे? ऐसे कि जो पदार्थ है, मैटर, उसकी ऊर्जा पॉजिटिव है और जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी, उसकी ऊर्जा नेगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सोचिए कि ग्रेविटी एक तरह का ऊर्जा का कर्ज है। इन्फ्लेशन के दौरान ब्रह्मांड ने बहुत सारा पदार्थ बनाया, पॉजिटिव ऊर्जा, लेकिन साथ ही बहुत सारा गुरुत्वाकर्षण, नेगेटिव ऊर्जा भी पैदा किया। तो कुल मिलाकर खाता शून्य ही रहा। इसे मजाक में ब्रह्मांड का अल्टीमेट फ्री लंच भी कहते हैं। मतलब पदार्थ मुफ्त में बन गया। वाह। एक तरह से हाँ। लेकिन फिर सवाल वहीं आ जाता है, ये इन्फ्लेशन भी शुरू कैसे हुआ? क्या बिग बैंग ही असली शुरुआत थी या उससे भी पहले कुछ था? यहीं पर मामला और गहरा हो जाता है। यहाँ हमें क्वांटम ग्रेविटी के दायरे में जाना पड़ता है। क्वांटम ग्रेविटी मतलब वो थियरी जो ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने की कोशिश करती है। हाँ, वही, जो अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, लेकिन कोशिशें जारी हैं। इसी से जुड़ा है स्टीवन हॉकिंग और जिम हार्टल का एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव, जिसे नो बाउंड्री प्रस्ताव कहते हैं। नो बाउंड्री मतलब कोई किनारा नहीं? बिल्कुल। ये विचार ये कहता है कि शायद ब्रह्मांड का कोई वास्तविक किनारा या कोई शुरुआत का बिंदु, वो जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। हाँ, सिंगुलैरिटी, जहाँ सारे नियम टूट जाते हैं। हाँ, जहाँ घनत्व अनंत हो जाता है। तो ये प्रस्ताव कहता है कि शायद ऐसी कोई सिंगुलैरिटी या कोई किनारा हो ही नहीं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शुरुआत तो कहीं से हुई होगी ना? इसे समझने के लिए पृथ्वी की सतह के बारे में सोचिए। हमारी पृथ्वी गोल है। हाँ। इसका एक क्षेत्रफल है, ये सीमित है, पर क्या इसका कोई किनारा है, कोई छोर? नहीं, किनारा तो नहीं है। आप चलते जाएं तो घूम कर वहीं आ सकते हैं। बस। तो नो बाउंड्री प्रस्ताव के अनुसार ब्रह्मांड भी समय और स्थान में इसी तरह का हो सकता है, सीमित पर बिना किसी किनारे या शुरुआत के।
ये बस है, इट वुड जस्ट बी। ये बस है। हाँ, न इसे किसी ने बनाया, न इसे कोई नष्ट कर सकता है। ये अपने आप में पूर्ण है, सेल्फ कंटेन्ड बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। तो आज हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया। हॉट बिग बैंग से शुरू करके तारों और गैलेक्सीज के बनने को समझा। हाँ, फिर इन्फ्लेशन ने कैसे कुछ शुरुआती मुश्किलों को हल किया, और आखिर में ये नो बाउंड्री का चौंकाने वाला आइडिया कि शायद ब्रह्मांड का कोई निश्चित शुरू या अंत है ही नहीं, कि ये हमेशा से मौजूद है, एक बंद लूप की तरह। ये विचार हमें फिर एक बुनियादी सवाल पे ले आता है। अगर ब्रह्मांड हमेशा से है, बिना किसी शुरुआत या किनारे के, और अपने आप में ही पूरा है, तो फिर किसी रचयिता की, किसी बनाने वाले की, मतलब एक क्रिएटर की जरूरत कहाँ रह जाती है? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद इसी सवाल के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए एक विचार। अभी हमने समय के रहस्य को समझा कि कैसे समय की दिशा एंट्रोपी यानी अस्त व्यस्तता के बढ़ने के साथ जुड़ी हुई है। हमने देखा कि चीजें हमेशा ज्यादा अव्यवस्थित होने की दिशा में क्यों बढ़ती है। अब हम स्टीफन हॉकिंग की इस अद्भुत किताब के एक बहुत ही एम्बिशियस अध्याय पर चलेंगे। हमारा अगला अध्याय है ब्रह्मांड को एकजुट करना, यूनिफाइंग द यूनिवर्स। कभी सोचा है कि वक्त मतलब टाइम हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है? हम बीता हुआ कल तो याद रख पाते हैं, पर आने वाला कल क्यों नहीं? जैसे कोई फिल्म सीधी ही चलती है, अपने आप रिवाइंड क्यों नहीं होती? आज हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प साइंटिफिक आर्टिकल्स और कुछ नोट्स हैं जो इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो टाइम का तीर है, द एरो ऑफ टाइम, तो आज हम इन सोर्सेस की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि क्या खास बातें निकल कर आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, और ये सवाल है भी बड़ा मजेदार। फिजिक्स के आप कह सकते हैं सबसे बुनियादी और गहरे सवालों में से एक है ये। मतलब एक तरफ तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव हैं, और दूसरी तरफ फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल लॉज, और इनमें एक अजीब सा टकराव दिखता है, जैसा इन सोर्सेज में भी बार बार आता है। हाँ, जैसे एक सोर्स कह रहा था कि फिजिक्स के ज्यादातर नियम, जैसे ग्रेविटी के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, वो पास्ट और फ्यूचर में कोई खास फर्क नहीं करते। मतलब उनके लिए टाइम आगे जाए या पीछे, इक्वेशंस तो वैसे ही काम करते हैं। उसमें वो सीपीटी सिमेट्री का भी जिक्र था। ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताएंगे? सही कहा आपने। देखिए, सीपीटी सिमेट्री बेसिकली ये कहती है कि अगर आप किसी फिजिकल प्रोसेस में तीन चीजें एक साथ उलट दें, चार्ज C, पैरिटी P यानी उसकी मिरर इमेज, और टाइम T, तो फिजिक्स के जो नियम हैं वो बदलते नहीं हैं। तो इससे लगता है कि फंडामेंटल लेवल पर, मतलब बिल्कुल जड़ में, समय की कोई खास दिशा, कोई डायरेक्शन होनी नहीं चाहिए। पर फिर हमारा अनुभव इतना अलग क्यों है? ये एक पहेली है। बिल्कुल, ये तो रोज देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए एक गर्म चाय का कप है, वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, ये तो नॉर्मल है। पर कभी ऐसा देखा है कि कमरे में रखी ठंडी चाय अपने आप खुद ब खुद गर्म हो जाए? कभी नहीं। एक सोर्स में वो ग्लास टूटने वाला एग्जाम्पल भी था, है ना? हाँ, वो क्लासिक एग्जाम्पल है। और यहीं पर आता है थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम। ये लगभग सभी सोर्सेज का एक सेंट्रल पॉइंट है। ये नियम कहता है कि आमतौर पर नेचुरल प्रोसेसेस में चीज़ें ज़्यादातर एक व्यवस्थित, मतलब ऑर्डर्ड स्टेट से एक अव्यवस्थित यानी डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जाती हैं। अच्छा। इसी अव्यवस्था या डिसऑर्डर को मापने का जो तरीका है उसे ही एंट्रोपी कहते हैं। तो गर्म चाय जहां एनर्जी एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है वो ज़्यादा ऑर्डर्ड है। ठंडी चाय जिसमें एनर्जी फैल गई है वो ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है। साबुत कप ऑर्डर्ड, टूटे हुए टुकड़े डिसऑर्डर्ड। तो एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती है, और यही है थर्मोडायनामिक एरो ऑफ टाइम। ओके, तो ये एंट्रोपी का बढ़ना ही हमें टाइम की डायरेक्शन दिखाता है। सोर्सेज में वो 3 एरोज ऑफ टाइम की बात भी थी, वो क्या है? हाँ, मोटे तौर पर 3 तीरों का जिक्र मिलता है सोर्सेज में। पहला तो यही थर्मोडायनामिक एरो, यानी एंट्रोपी का बढ़ना, ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाना। दूसरा है साइकोलॉजिकल एरो। ये वो दिशा है जिसमें हम इंसान समय को महसूस करते हैं। मतलब हम यादें बनाते हैं, हमें लगता है कि समय अतीत से भविष्य की ओर जा रहा है। राइट। और तीसरा है कॉस्मोलॉजिकल एरो, जिस दिशा में हमारा यूनिवर्स फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। और क्या ये तीनों तीर आपस में जुड़े हुए हैं? मतलब खास करके ये जो हमारा महसूस करना है, साइकोलॉजिकल एरो, और ये एंट्रोपी का बढ़ना, थर्मोडायनामिक एरो, इनका कोई कनेक्शन है? हाँ, काफी गहरा कनेक्शन लगता है। एक बड़ा विचार जो इन सोर्सेज में उभर कर आता है वो ये है कि हम अतीत को ही क्यों याद रखते हैं, भविष्य को क्यों नहीं? शायद इसलिए
क्योंकि अतीत ही वो डायरेक्शन है जिसमें एंट्रोपी बढ़ी थी। देखिए, यादें बनाना, दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर करना, ये भी तो एक फिजिकल प्रोसेस है। ओह, जैसे वो कंप्यूटर मेमोरी वाला उदाहरण था एक सोर्स में, कि कंप्यूटर जब कोई इंफॉर्मेशन जैसे 1 या 0 याद रखता है तो वो मेमोरी चिप में एक तरह का ऑर्डर बनाता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा करने में जो एनर्जी लगती है वो गर्मी बनकर बाहर निकलती है, फैल जाती है, जिससे यूनिवर्स की कुल एंट्रोपी मतलब कुल डिसऑर्डर बढ़ जाता है। तो याद रखना भी असल में एंट्रोपी बढ़ाने वाला प्रोसेस ही हुआ। सही पकड़ा। बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम यही बात। और ये हमें एक और बड़े सवाल पर ले आता है जो कई सोर्सेज उठाते हैं कि भाई अगर एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है तो अतीत में इतनी कम क्यों थी? मतलब यूनिवर्स की शुरुआत में वो शुरुआत इतनी ऑर्डर्ड क्यों थी? अगर सब कुछ शुरू से ही एकदम बिखरा हुआ होता तो फिर एंट्रोपी और बढ़ने की जगह कहां बचती? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। यहीं पर शायद वो नो बाउंड्री प्रपोजल का जिक्र आता है जो एक सोर्स में था। हाँ, स्टीफन हॉकिंग और जिम हर्टल का जो नो बाउंड्री प्रपोजल है वो इसी गुत्थी को सुलझाने की एक कोशिश है। वो ये सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स की शुरुआत शायद एक बेहद स्मूथ और ऑर्डर्ड स्टेट में हुई थी, बिना किसी शुरुआती किनारे या बाउंड्री के। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आइडिया है, पर इसका नतीजा ये है कि यूनिवर्स एक बहुत ही लो एंट्रोपी स्टेट से शुरू हुआ। अच्छा, तो मतलब एक बहुत ही व्यवस्थित शुरुआत हुई। हाँ, और इसी लो एंट्रोपी शुरुआत की वजह से एंट्रोपी को बढ़ने की गुंजाइश मिली, जिससे वो थर्मोडायनामिक एरो बना, जिससे हमारा साइकोलॉजिकल एरो जुड़ा हुआ लगता है। और ये सब तब हो रहा है जब यूनिवर्स फैल रहा है कॉस्मोलॉजिकल एरो के साथ। वाह, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। ये कनेक्शंस ही इसे इतना फैसिनेटिंग बनाते हैं। अब एक और दिलचस्प सवाल जो कुछ लेखों में उठाया गया था कि अगर मान लीजिए भविष्य में यूनिवर्स फैलना बंद कर दे और वापस सिकुड़ने लगे, जिसे बिग क्रंच कहते हैं, तो क्या होगा? क्या तब टाइम उल्टा चलेगा? क्या एंट्रोपी कम होने लगेगी? क्या मतलब, क्या टूटे हुए कप वापस जुड़ने लगेंगे? क्या हम आने वाली घटनाओं को याद रख पाएंगे? ये तो अजीब होगा। बढ़ता ही जाएगा। तो शायद टाइम का तीर उल्टा नहीं होगा सिकुड़ते हुए यूनिवर्स में भी। तो अगर इन सभी सोर्सेस को मिलाकर देखें तो निचोड़ ये निकलता है कि हमें समय की ये जो एक तरफा चाल महसूस होती है वो इसलिए है क्योंकि हमारा यूनिवर्स एक बेहद ऑर्डर्ड मतलब व्यवस्थित शुरुआत से लगातार डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। और हमारी यादें, हमारा अनुभव, सब कुछ इसी फंडामेंटल प्रोसेस से जुड़ा है। हाँ, और ये वाकई कमाल की बात है कि एक तरफ तो फिजिक्स के नियम हैं जो टाइम के डायरेक्शन को लेकर ज़्यादातर न्यूट्रल लगते हैं, पर दूसरी तरफ यूनिवर्स की अपनी कहानी, उसकी जो शुरुआती शर्तें थीं, उसकी इनिशियल कंडीशंस, उन्होंने हमारे लिए समय की एक बिल्कुल साफ स्पष्ट दिशा तय कर दी। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जो इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद मन में आता है। अगर समय की दिशा सिर्फ बढ़ती हुई अव्यवस्था है, डिसऑर्डर का बढ़ना है, तो ये जो शुरुआती व्यवस्था थी, ये जो ऑर्डर था, वो असल में क्या था? क्या वो कोई बहुत खास स्टेट था या बस हमारे देखने का एक नजरिया है? सोचने वाली बात है ना? अभी हमने ब्रह्मांड के सबसे बड़े सपने के बारे में बात की थी, ब्रह्मांड को एकजुट करना, यानी सभी प्राकृतिक शक्तियों को एक ही महासिद्धांत से समझना। हमने देखा कि वैज्ञानिक कैसे इस एक नियम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो सब कुछ समझा सके। अब हम स्टीफन हॉकिंग की अद्भुत किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के आखिरी अध्याय पर पहुंच गए हैं। हमारा आखिरी अध्याय है हमारा भविष्य, आवर फ्यूचर। सोचिए जरा, अगर पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए बस एक ही रूल बुक हो तो। फिजिक्स की दुनिया में ना वैज्ञानिक बिल्कुल इसी चीज की तलाश में है, एक थियरी ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल। तो आज हम इसी बड़ी खोज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो जानकारी है उसे एकदम आसान भाषा में समझें, जैसे किसी 8वीं क्लास के बच्चे को समझा रहे हो। हाँ, कोशिश करते हैं। देखिए, अभी विज्ञान कैसे काम करता है, मतलब अलग अलग टुकड़ों में। अच्छा। हाँ, हमारे पास पार्शियल थ्योरीज हैं। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री है, वो बताती है कि एटम्स कैसे जुड़ते हैं, पर वो आटम के अंदर क्या चल रहा है उसमें ज्यादा नहीं जाती। फिर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण। हाँ, आइंस्टीन वाला। जी, आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत। ये ग्रहों, तारों जैसी बड़ी चीजों पर लगता है। और फिर है बहुत छोटे पार्टिकल्स, क्वांटम वाले। हाँ, जिनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स हैं। तो ये सब अलग अलग नियम हैं। तो मतलब लक्ष्य ये है कि इन सबको मिलाकर एक बड़ी पिक्चर बनाई जाए, एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। बिल्कुल, यही लक्ष्य है।
आइंस्टाइन ने भी अपने आखिरी सालों में इस पर बहुत काम किया था। पर वो कामयाब नहीं हुए, है ना? नहीं, उस समय जानकारी थोड़ी कम थी। जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में तब ठीक से पता नहीं था। और सच कहूं तो आइंस्टाइन खुद क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ आइडियाज, जैसे उसमें जो रैंडमनेस है, उससे पूरी तरह सहमत नहीं थे। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, भले ही उन्होंने उसकी शुरुआत में मदद की थी, पर आज हमारी समझ काफी बेहतर है, तो उम्मीद भी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन ऐसा पहले भी तो हुआ है ना कि वैज्ञानिकों को लगा बस अब सब समझ आ गया और फिर कुछ नया निकल आया। अरे बिल्कुल सही बात, कई बार हुआ है। जैसे 1900s की शुरुआत में लगा था कि पदार्थ के गुण पता चल गए, बस यही है सब कुछ। फिर एटम का स्ट्रक्चर पता चला, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, सब बदल गया। 1928 में तो मैक्स बॉर्न जैसे बड़े वैज्ञानिक को लगा था कि फिजिक्स बस 6 महीने में खत्म। 6 महीने में? क्यों? क्योंकि उन्हें इलेक्ट्रॉन का समीकरण मिल गया था। हाँ। लगा बस यही है कुंजी। पर फिर न्यूट्रॉन मिला, न्यूक्लियर फोर्सेस की खोज हुई, तो कहानी फिर आगे बढ़ गई। समझ गया। तो आज इस एक थ्योरी को बनाने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या आ रही है? कहाँ अटक रही है गाड़ी? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ लाना। ये दो महारथ ही हैं जो अपनी अपनी दुनिया में राज करते हैं। अच्छा। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी वो बड़े स्केल पर काम करती है, ग्रह, तारे, गैलेक्सी। और ये एक तरह की क्लासिकल थ्योरी है। इसमें वो क्वांटम वाली अनिश्चितता नहीं है। और क्वांटम मैकेनिक्स? वो छोटे स्केल पर पार्टिकल्स की दुनिया में काम करती है, और उसकी तो बुनियाद ही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या चीज है? थोड़ा आसान शब्दों में बताएंगी? हाँ, ये कहता है कि आप किसी भी बहुत छोटे पार्टिकल की एकदम सही जगह और एकदम सही रफ्तार एक ही टाइम पर नहीं जान सकते। मतलब थोड़ा धुंधलापन है। बिल्कुल, कुदरत में थोड़ी फजीनेस है, ऐसा समझिए। क्वांटम मैकेनिक्स तो ये भी कहती है कि जो जगह हमें खाली दिखती है वो असल में खाली नहीं है। क्या मतलब? उसमें लगातार ऊर्जा का उतार चढ़ाव होता रहता है। आभासी कण मतलब वर्चुअल पार्टिकल्स बनते बिगड़ते रहते हैं। ओह, और इससे ग्रेविटी को छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इन वर्चुअल पार्टिकल्स की ऊर्जा इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि उससे अनंत मतलब इनफाइनाइट ग्रेविटी पैदा हो, पर ऐसा तो हम देखते नहीं है। हाँ, ये तो गड़बड़ है। दूसरी थ्योरीज में ना इस अनंत वाली प्रॉब्लम से निपटने का एक तरीका है, एक गणितीय जुगाड़ समझिए, जिसे रेनॉर्मलाइजेशन कहते हैं। रीनॉर्मलाइजेशन? हाँ, मतलब हिसाब में जो फालतू की बड़ी संख्याएं आ रही हैं उनको हटाकर काम का नतीजा निकाल लेना। ये बाकी थ्योरीज में तो चल जाता है, पर ग्रेविटी के साथ ये फेल हो जाता है। बाप रे। तो अगर ये रास्ता काम नहीं कर रहा तो वैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं? मैंने वो स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सुना है कुछ। हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी एक बहुत ही कह सकते हैं कि मजबूत दावेदार है इस रेस में। क्या है ये स्ट्रिंग थ्योरी? इसका जो मूल आइडिया है ना, वो बड़ा मजेदार है। ये कहता है कि कुदरत की सबसे छोटी चीजें वो बिंदु जैसे कण नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि वो बहुत ही छोटे एक आयामी कांपते हुए धागे या स्ट्रिंग्स हैं। धागे जैसे सितार के तार? हाँ, कुछ वैसे ही समझ लीजिए। जैसे सितार के तार अलग अलग तरह से कांपकर अलग अलग सुर निकालते हैं, वैसे ही ये स्ट्रिंग्स अलग अलग तरह से कांपकर हमें अलग अलग पार्टिकल्स की तरह दिखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, क्वार्क वगैरह। वाह। और कणों का आपस में जुड़ना? वो है स्ट्रिंग्स का आपस में जुड़ना या टूटना। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। पर इसमें भी कोई पेच है क्या? सुना है मैंने। हाँ है, और वो पेंच काफी बड़ा है। स्ट्रिंग थ्योरी गणितीय रूप से तभी ठीक बैठती है जब हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 4 आयामों का ना हो। 4 आयाम मतलब? 3 स्पेस के और 1 टाइम का। हाँ, यही। थ्योरी कहती है कि इतने से काम नहीं चलेगा, ब्रह्मांड को 10 आयामों का होना चाहिए। कुछ थ्योरीज तो 26 आयामों की बात करती हैं। 10 आयाम, 26। लेकिन हमें तो सिर्फ 4 ही महसूस होते हैं। ये बाकी के कहाँ गए? अच्छा सवाल है। थ्योरी का जवाब ये है कि बाकी के जो आयाम हैं वो बहुत ही छोटे स्केल पर मुड़े हुए हैं, कर्ल्ड अप है। मुड़े हुए मतलब? हाँ, इतने छोटे कि हम उन्हें देख या महसूस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए दूर से आप पानी का पाइप देखें तो वो एक लाइन जैसा दिखेगा, है ना, 1D लगेगा। हाँ, ठीक है। पर अगर एक चींटी उस पाइप पर चले तो वो उसके गोल आकार पे भी चल सकती है ना, उसके लिए वो 2D है। हाँ, समझ गया। तो शायद ये अतिरिक्त आयाम इतने छोटे में सिकुड़े हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता।
हम सिर्फ उन्हीं आयामों को महसूस करते हैं जो बड़े स्केल पर फैले हुए हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि सिर्फ यही 4 आयाम क्यों फैले, बाकी क्यों सिकुड़ गए? इसका कोई जवाब है? इसका एक संभावित जवाब है जिसे एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल? हाँ, इसका मतलब है कि शायद जीवन जैसा हम जानते हैं वो सिर्फ ऐसे ही ब्रह्मांड में पनप सकता है जिसमें ठीक 3 स्पेस और 1 टाइम के आयाम फैले हुए हों। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर सिर्फ 2 स्पेस आयाम होते तो क्या हमारा पाचन तंत्र या खून का दौरा ठीक से काम कर पाता? शायद नहीं। चीजें एक दूसरे से गुजर जाती। सही बात है। और अगर 3 से ज्यादा स्पेस आयाम होते तो शायद ग्रहों की कक्षाएं स्थिर नहीं रह पाती, सूरज भी शायद स्थिर नहीं होता, यहाँ तक कि एटम्स भी शायद नहीं बन पाते। तो मतलब हम ऐसे ब्रह्मांड में हैं क्योंकि यही वो जगह है जहां हम हो सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, पर फिजिक्स में इस पर बात होती है। तो सब कुछ मिलाकर क्या लगता है आपको? क्या वाकई ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल पाएगी? संभव है ये? देखिए, मोटे तौर पर 3 संभावनाएं हैं। पहली कि हाँ, एक पूरी मुकम्मल थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है और हम उसे खोज लेंगे देर सवेर। ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं शायद। हाँ, उम्मीद तो यही है। दूसरी संभावना है कि कोई एक आखिरी थ्योरी है ही नहीं, बस थ्योरीज का एक सिलसिला है जो बेहतर से बेहतर होता जाएगा पर कभी खत्म नहीं होगा। और तीसरी ये कि कोई थ्योरी है ही नहीं, सब कुछ बस ऐसे ही बेतरतीब ढंग से हो रहा है, रैंडम है। पर क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से तीसरी संभावना को ज्यादातर वैज्ञानिक सही नहीं मानते। तो उम्मीद पहली वाली पर ही टिकी है। हाँ, और शायद शुरुआती ब्रह्मांड जब सब कुछ बहुत गर्म और ऊर्जा से भरा था, बिग बैंग के ठीक बाद का समय, शायद वहां हमें इसके सुराग मिले। वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि इसी सदी में शायद हम इसके काफी करीब पहुंच जाएं। तो आज हमने एक तरह से देखा कि कैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे बुनियादी सवालों का एक जवाब ढूंढने में लगे हैं। पार्शियल थ्योरी से लेकर स्ट्रिंग थ्योरी और ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस जैसे गजब के आइडियाज तक। बिल्कुल। और इसमें एक और बड़ा दिलचस्प सवाल छुपा है। मान लीजिए हमें वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग मिल भी गई। हाँ, वो होगी क्या? कुछ गणित के समीकरण, इक्वेशंस, है ना? हाँ, शायद। तो सवाल ये उठेगा कि इन इक्वेशंस में जान कौन फूंकता है? ये ब्रह्मांड आखिर अस्तित्व में आया ही क्यों? ये सब होने की जहमत क्यों उठाई? क्या ये थ्योरी खुद इतनी ताकतवर होगी कि वो अपने होने की वजह भी बता दे, या फिर इसे किसी बनाने वाले, किसी क्रिएटर की जरूरत है? ये सोचना ही अपने आप में बहुत गहरा है कि हम शायद उन नियमों को जान पाएं जो हमारे होने की वजह हैं। अगर ऐसा हो गया तो ये वाकई इंसान की सोच और तर्क की सबसे बड़ी जीत होगी। हाँ, शायद जैसा स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, ईश्वर के मन को जानने जैसा। स्टीफन हॉकिंग की अद्भुत किताब द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको ब्रह्मांड के रहस्यों, समय की दिशा, ब्लैक होल की गहराई और हमारे अपने भविष्य के बारे में सोचने के लिए नए रास्ते दिए होंगे। हॉकिंग ने हमें सिखाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और हमें हमेशा उत्सुक रहना चाहिए।